सर सुनाई दे रहा है? आपका भी है। इंजीनियरिंग वाले कॉमर्स में भी एक आके वही ये बहुत से बिजली के अच्छा है। हां शुरुआत किताब देवरा आई थी गए सही वो इलेक्ट्रिशियन में है तो हेलो हेलो আইনি কিছু আমার এখন মিটিং চলছে, পরে কথা বলি। सर मेरी आवाज आ रहा है क्या? उसमें से कितने लोग काम कर रहे हैं अभी नहीं करते क्या मॉडल का पता नहीं कि मॉडल जोड़े पर आई है नहीं सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, मेरी आवाज आ रहा है? हाँ सर आ रहा है सर। हाँ अभी आपका वीडियो नहीं आ रहा सर, आपकी आवाज तो आ रही है। वीडियो ऑफ करके रखिए। अब आ रहा है? अभी आपका आ गया आपका वीडियो आ गया सर। आपकी भी आवाज सर नमस्कार। नमस्ते सर। नमस्कार सर, नमस्कार। नमस्कार। तो शुरू करें आज का कार्यक्रम सर, 3 बज गए हैं। हाँ सर। सभी का स्वागत है हमारे बीच में। आज प्रोफेसर असित पांजा जी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर से जुड़ चुके हैं। आज
आज माननीय कुलपति महोदय की प्रेरणा से मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी इस विषय पर हम एक व्याख्यान आयोजित करने जा रहे हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी एक ऐसा विषय है कि जो आयुर्वेद का जितना भी अकूत ज्ञान का भंडार है वो सब जो है हमारे यहाँ उपलब्ध, यत्र तत्र उपलब्ध, जो हमारे जो विभिन्न जो आयुर्वेद ज्ञान के संरक्षक हैं या पौराणिक ज्ञान के संरक्षक हैं, ऐसी संस्थाओं के पास में उपलब्ध है। कालांतर में जो हमारे यहाँ आक्रमण रहे, जो मुगलों के और या जो अपने जो हमारे ब्रिटिश साम्राज्य के जो इसमें रहा, उस समय जो भी हमारा जो ग्रंथ थे या हमारा जो लिटरेचर था वो कहीं ना कहीं किसी प्रकार से उसको नष्ट करने का प्रयास किया गया। तो सारा जो लिटरेचर यत्र तत्र वो संरक्षित है, तो जितना भी लिटरेचर उसको किस प्रकार से उपयोग में ले सकते हैं और उससे तो हमारा जो विज्ञान है बहुत ही ज्यादा विकसित रहा है। तो इस जो हमारा ज्ञान है उसको हम आज के समय में उसमें शोध कर सकते हैं। मेरी एक संक्षिप्त सी वार्ता हुई थी असित जी से, तो उन्होंने मुझे थोड़ा सा बताया था इस बारे में, तो मेरी आंखें एकदम खुली रह गई जब उन्होंने बहुत सारी बातें बताई। तो छोटा सा एक होता, तो आज का पूरा व्याख्यान है इसको सुनेंगे। तो उसके बारे में हम, क्योंकि हमारे शोध के क्षेत्र में आयुर्वेद की जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाली, तो ऐसे एक विषय पर हमारे माननीय कुलपति महोदय का एक चिंतन है कि जो हमारे मैन्युस्क्रिप्ट है के ऊपर काम ज्यादा से ज्यादा किया जाए, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट के बारे में लोगों को ज्यादा विशेष जो अवलोकन है वो आज इस व्याख्यान के माध्यम से। तो मैं आप सभी हमारे बीच में मौजूद हमारे महाविद्यालय के प्रोफेसर महेंद्र जी शर्मा और हमारे बीच में मौजूद जितने भी हमारे डिग्नेटरीज हैं, जितने हमारे आज के विद्वान मौजूद हैं आयुर्वेद के, और सब उन सबका मैं, और स्नातकोत्तर के जो छात्र हैं हमारे, उन सभी का मैं हृदय से इस व्याख्यान में स्वागत करता हूं। और ज्यादा विलंब नहीं करते हुए मैं अब इस व्याख्यान को प्रारंभ करने के लिए निमंत्रण प्रोफेसर असित पांजा जी को देता हूं। और उससे पहले मैं उनका छोटा सा एक परिचय देना चाहूंगा। प्रोफेसर असित पांजा जी, जैसा कि मुझे नहीं लगता कि हम में से कोई भी उनके बारे में नहीं जानता हो, उनकी कर्मठता, उनके समर्पण, उनकी निष्ठा के बारे में। प्रोफेसर असित पांजा जी बेसिक प्रिंसिपल डिपार्टमेंट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद जो कि वर्तमान में डीम्ड यूनिवर्सिटी के रूप में मानव विकास मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत है। आप जो आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी में नोडल एजेंट जो है उसके नोडल अफसर हैं मिनिस्ट्री ऑफ आयुष में, और इंचार्ज हैं ऑडियो विजुअल हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा। साथ ही आप कोऑर्डिनेटर रिवाइटलेशन फोकलोर एंड लोकल हेल्थ ट्रेडिशन NIA में आप कोऑर्डिनेटर हैं। और आप जो ट्रेडिशनल कॉम्प्लीमेंट्री एंड इंटेग्रेटिव मेडिसिन जो यूनिट है WHO की यूनिवर्सल हेल्थ केयर के और इंटीग्रेटेड हेल्थ के फाइनल से उसके जेनेवा हेडक्वार्टर जो है WHO का है, वहाँ पे 15 अगस्त 19 से और 31/8/2020 तक आप वहाँ ऐसे कंसल्टेंट हैं जो कि अपने आप आपका जो है ग्रेजुएशन कलकत्ता से है और डिप्लोमा ऑफ योग नेचुरोपैथी में गोल्ड मेडल है 98 में। आपने MD NIA में किया 2002 से और PhD 2008 में विश्वविद्यालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय जोधपुर से किया है। आपका टीचिंग एक्सपीरियंस 15 साल का है, 22 साल का है, और ओवरऑल क्लिनिकल एक्सपीरियंस जो आपका का है। आपने 17 MD स्टूडेंट्स को गाइड किया है, 17 MD स्टूडेंट्स को को गाइड किया है, और 2 PhD स्टूडेंट को गाइड किया और 3 ने आपने गाइड किया। आपके 162 आर्टिकल पब्लिश हैं, जिसमें से 35 नेशनल जर्नल में हैं, 109 पीयर रिव्यूड जर्नल्स में हैं, 99 एथिकल्स में हैं और 10 संस्कृत आर्टिकल्स। आपकी 20 पब्लिश हो चुकी हैं
24 आपकी ई बुक पब्लिश हो चुकी है और आपने अभी तक 6 मैन्युस्क्रिप्ट को एडिट किया है। आपने WHO से ई लर्निंग ट्रेनिंग ऐसे करीब 26 जो कोर्स है, प्रोग्राम है, उनको कंप्लीट कर दिया है। बंगाली, संस्कृत, असमिया, राजस्थानी और उड़िया भाषाओं के आप विद्वान हैं। आपको स्वामी लक्ष्मणराव मेमोरियल अवार्ड स्पेशल कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा 2011 में मिला है। स्पेशल अवार्ड फॉर एक्स्ट्रॉर्डिनरी सोशल सर्विस बाई जनहित मंच ऑफ जयपुर 2013 में मिला। स्पेशल कंट्रीब्यूशन अवार्ड इन फील्ड ऑफ आयुर्वेद बाई LKN शर्मा मेमोरियल 2015 में मिला है। यंग साइंटिस्ट अवार्ड लिटरेचर 2017 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिला है। एक्सीलेंसी अवार्ड टैलेंट एंड स्पेशलिटी कैटेगरी जयपुर कालीबाड़ी सोसाइटी द्वारा 2018 में मिला। इसके अलावा आप WHO के टर्मिनोलॉजी नॉन क्लिनिकल टर्म्स प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। CCRS ICSS प्रोग्राम CCRS गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। आयुष वीडियो लेक्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो प्रोजेक्ट था उसमें जुड़े हैं। आयुष गुरु प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं। डिजिटाइजेशन एंड पब्लिसिटी ऑफ आयुर्वेदा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और ऑडियो विजुअल हिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद इससे आप जुड़े हुए हैं। और आप नेशनल जर्नल है जर्नल ऑफ आयुर्वेदा केस रिपोर्ट अय्या का दिल्ली वाला और इंटरनेशनल जर्नल ऑफ आयुर्वेद ट्रेडिशनल मेडिसिन और आयुर्वेद लाइन इन जर्नल के आप पीयर रिव्यू जो है पैनलिस्ट हैं। और इस प्रकार से आपका एक इतना बड़ा जो एक ऑरा है, जो आपका जो अनुभव है, और विशेषकर जैसा मेरी आपसे बात हुई थी, आप जो विषय है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, इस पे आप पूरी निष्ठा से जो आयुर्वेद का जो ज्ञान का खजाना है उसको ढूंढने में लगे हुए हैं। तो मेरा आपसे आग्रह रहेगा कि कृपया आज हमको इस अवसर पर मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी विषय पर आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी ए न्यू होराइजन ऑफ रिसर्च इस विषय पर अपना व्याख्यान देने का प्रारंभ करें। प्रोफेसर असित पांजा जी, थैंक यू। Slide is not showing. That is, I am trying. जी शेयर हो रहा है सर? नहीं हो रहा है इसमें। अलाउ करना पड़ेगा लग रहा है। हरीश जी आप जुड़े हुए हैं क्या? हरीश जी स्क्रीन शेयर। हरीश जी हेलो, आपके उससे हरीश जी को लगाओ ना, वो दिक्कत आ रही, जुड़ नहीं रहे प्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले शुरू करते हैं फिर जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं धन्वंतरी को प्रणाम करता हूँ, जिनके कारण हम सब लोग स्वस्थ हैं और सब लोग इस प्रकार से काम कर रहे हैं। उसके बाद हम परम आदरणीय कुलपति महोदय को तहे दिल से प्रणाम करता हूँ, वो हमारे गुरु भी है और मार्गदर्शक भी है। उसके बाद सारे फैकल्टी मेंबर्स, विशेष रूप से प्रिंसिपल साहब, हमारे राकेश जी, उनको मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि इस प्रकार की एक अनकॉमन विषय जो लोगों यूजुअली इंटरेस्ट ग्रो नहीं करते हैं, उसके ऊपर एक व्याख्यान आयोजन किया है। तो ये एक व्याख्यान नहीं है, ये एक अपील है। ये जो हम आप डिस्कस करेंगे, ये सरकार की ओर से, मान लीजिए भारत के संपदा की ओर से, ये एक अपील है जो हमको हमारे धरोहर को रक्षा करने के लिए किस प्रकार से जुड़ना चाहिए। तो हम लोग जो आयुर्वेद के जो बुक्स हम पढ़ रहे हैं, ये आयुर्वेद की कुल जो हमारे टोटल वांग्मय है, उसके आवाज आ रहा है मेरा? हाँ हाँ आ रही है सर, आ रही है सर। आपकी आवाज खोल लो, मेरी बंद कर दो। ये शेयर नहीं हो रहा है।
हाँ, तो अब आप शेयर हो रहे क्या? सर ये शेयर का जो ऑप्शंस है इसमें वो आ नहीं रहे, स्क्रीन शेयर में दिखा रहे हैं लेकिन ये आ नहीं रहे। आप देखिए सर, अब हो रहा है शेयर? आप सर हो गया देखिए। हो गया अब आ सर, हो रहा गया। है। ओके सर, शेयर हो गया सर, सर। हो गया। ठीक है सर। विषय के शुरू करते हैं। जो हमारे आयुर्वेद की जितना भी हम टेक्स्ट पढ़ रहे हैं, जितना भी वाङ्मय हमारे पास अभी पुस्तक के रूप में उपलब्ध है, वो पूरे आयुर्वेद वाङ्मय को रिप्रेजेंट नहीं करते। वो टोटल आयुर्वेद वाङ्मय में जितना तक आज तक रिसर्च हुआ, जितना कृतियां हमारे पूर्वजों ने लिखे, उन सारे रिसर्च, सारे कृतियां का ओनली 40% हमारे पास अभी पुस्तक फॉर्म में उपलब्ध है, और बाकी मोर देन 60% जो आजकल की एस्टिमेशन है वो 60% अभी मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में है। तो हमको जो रिसर्च आजकल हम कर रहे हैं वो रिसर्च पहले उसी दिशा में बहुत अच्छा प्रकार की रिसर्च करके गया है। वो रिसर्च को अगर मैन्युस्क्रिप्ट से हम बुक फॉर्म में लाए तो हमारे बहुत सारे रिसर्च के दिशा एफर्ट्स कम हो जाएंगे, हम दूसरे आज के जमाने के हिसाब से रिसर्च में फोकस कर पाएंगे। इसीलिए ये मैन्युस्क्रिप्ट की ड्राइव को हमको एक ऐसे रिसर्च टूल लेना चाहिए। और इस टोटल प्रेजेंटेशन में हम कुछ डिस्कस करेंगे जो ट्रेजर ऑफ इंडिया आयुर्वेद में, मतलब भारत में चिकित्सा विज्ञान के ट्रेजर कितनी थी मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में आयुर्वेद के दिशा में, और नीड ऑफ आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी के नीड क्या है। उसके बाद हम पढ़ेंगे कैसे आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट के एक्सप्लोरेशन एक रिसर्च के अल्टीमेट टूल्स है। फिर देखेंगे हमारे कल्चरल इंटेलेक्चुअल ड्यूटीज क्या है, क्या क्या करना है। उसके बाद हम मैन्युस्क्रिप्ट को कैसे संग्रह करके उसको डिजिटाइज करके अल्टीमेट पब्लिकेशन तक लाने के लिए क्या क्या रास्ता अपनाते हैं, और कैसे कैसे हम उस रास्ता को क्रॉस करके एक मैन्युस्क्रिप्ट को, जो कि पूर्व किसी 200 साल 100 साल के रिसर्च के आउटकम है, उनको हम विभिन्न तरीके से विभिन्न स्टेजेस के थ्रू एक पढ़ने वाले लोगों के लिए, काम करने वाले और रिसर्चर के सामने यूज करने लायक फॉर्मेट में हम प्रेजेंट कर सके, वो दिखाएंगे आप। अभी देखिए जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है ये भारत सरकार की एक भारत की बौद्धिक संपदा की एक इनवैल्यूएबल ट्रेजर है, और एस्टिमेट किया जाता है जो भारत में मोर देन 5 मिलियन मैन्युस्क्रिप्ट्स है, जो कि वर्ल्ड के सबसे ज्यादा लार्जेस्ट कलेक्शंस है हमारे पास। पहले लोगों के ने जो आयुर्वेद की दिशा छोड़ के भी भारत के विभिन्न जो सांस्कृतिक दिशाएं है, लिटरेचर से लेके सब कुछ दिशा में जो भी काम किए थे उनको उन्होंने लिपिबद्ध करके गए थे। विदेश में दूसरे कंट्री में इतना प्रकार की नहीं थी। तो हमारा ड्यूटी है उसको हमको प्रिजर्व करना है और प्रोटेक्ट करना है। अब देखिए जो मेन गोल क्या है इस पूरे काम के, हमको पूरे रिसर्च के डेटाबेस बनाना है, एक आयुर्वेद मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के डेटाबेस बनाना है, और मिशन शुड भी पहले कैटलॉगिंग करेंगे, फिर कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन, डिजिटलाइजेशन एंड पब्लिकेशन ऑफ आयुर्वेद मैन्युस्क्रिप्ट। आप देखेंगे जो यादव जी त्रिकम जी, उनके मतलब 20 से 30 साल के दौरान, उनकी जब उम्र 20 साल के 30 साल के बीच में थे, तभी उन्होंने निर्णय सागर प्रेस को एस्टेब्लिश करके और ये माधव निदान, चरक संहिता, ये सारे बुक को पब्लिश किए थे आम पब्लिक के लिए। अगर वो पब्लिश किए नहीं होते तो हम अभी भी चरक के मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते होंगे, ऐसे होता। और वो बहुत ही फेमस चिकित्सक थे, उनके 100-200 रोगी आता था डेली, फिर भी उन्होंने सारे काम को छोड़ करके चिकित्सा भी करते थे, चिकित्सा के साथ साथ इन काम को किया। हमारा भी एक ड्यूटी बनता है ताकि हम चिकित्सा, रिसर्च और अध्यापन, इनको साथ साथ ही हम इन काम में लागे और इसको आगे वाले पीढ़ी के लिए कुछ देके जाए। हम क्या कर रहे हैं, केवल हमारे पास जो पुस्तक है उसी को पढ़ रहे हैं, वो तो पढ़ना ठीक है, लेकिन उसके बाद हम आने वाले पीढ़ी को कुछ देके नहीं जा रहे हैं। तो टू ऑर्गेनाइज एग्जीबिशंस, वर्कशॉप टू अवेयर द पीपल अबाउट द मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी, प्रिजर्वेशन, कैसे हम उस बौद्धिक संपदा को रक्षण करेंगे, उसके बारे में हमारा टोटल गोल रहेगा, फोकस रहेगा। और कंजर्वेशन के मतलब हमारे पास जिस फॉर्मेट में मैन्युस्क्रिप्ट आया, जो इस फॉर्मेट में विषय आया, उसको हम आने वाले 500 साल के लिए कैसे ओरिजिनल फॉर्म में और लॉन्ग लास्टिंग मीडियम में उसको रख पाए, ताकि आगे जो भी टेक्नोलॉजी आए उसको वो पढ़ पाए और तरीके से पढ़ पाए। इसीलिए हम अभी विभिन्न डिजिटल मीडियम और विभिन्न टेक्नोलॉजी के सहायता से हम उस मैन्युस्क्रिप्ट को एडिटेबल एंड रीडेबल फॉर्मेट में बना के कंजर्व कर रहे हैं। अब देखिए हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट कैसे आ रहा है, आप देख सकते हैं।
ऐसे प्रकार की मैनस्क्रिप्ट हमको मिलते हैं। मतलब ये मंदिर में एक टेम्पल में था, ऐसे था मैनस्क्रिप्ट। वो इनको पूजा करते थे, हमको देने वाले नहीं थे। हम लोग 5 से 7 दिन निगोशिएशन किया, फिर बोल रहे नहीं हम तो इसको पूजा करेंगे। फिर हम उसको कलेक्ट किया, फिर उनको इसको संरक्षण करके देखा, मोर देन 60% पेजेस डैमेज हो गया, उसको रिकंस्ट्रक्शन किया। 2 साल में इनको पूरे तरीके से बना के फिर उनको वापस दिया डिजिटाइज करके। देखिए ऐसे करके मैनस्क्रिप्ट रखा जाता है घरों में। और इन्हीं मैनस्क्रिप्ट में से आपके बड़े बड़े सारंगधर जैसे बुक मिलते हैं, महाप्रकाश मिलते हैं, और बड़े दूसरे प्रकार की बुक जो कि इसी फॉर्मेट में लोग रखते हैं, पूजा करते हैं। क्योंकि पूजा करने से ज्ञान की रक्षा नहीं होती, ज्ञान की रक्षा होती है उसको यूज करने से। जब तक उसको हम यूजेबल फॉर्मेट में नहीं बनाएंगे तब तक हम इसको लोगों के कल्याण के लिए उपयोग नहीं कर पाएंगे। तो लोगों के कल्याण के लिए हमारा ये ड्राइव है, इसको लेके आना है आगे। अब देखिए उस मैनस्क्रिप्ट का हम जब खोला, पहले हमने संग्रह किया एक टेम्पल से, फिर जब खोला देखा ऐसे मैनस्क्रिप्ट फॉर्मेट में था, ऐसे बंडल था, और कौन सा मैनस्क्रिप्ट के कौन सा पेज है, किसके साथ कौन सा है, वो कोई आता पता नहीं, मिक्स होके ऐसे थे। तो इनको हमको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इनको सॉर्टिंग करने के लिए हमारे 4 स्टाफ को 4 से 5 महीने लगे केवल ऊपर वाले पेज को सॉर्टिंग करने में। उसके बाद एक एक मैनस्क्रिप्ट को पढ़ के देखते रहे, देख रहे। तो 10 साल में भी हम इसको अपने संरक्षण के लेवल पे डिजिटाइज कर पाए 10 साल में। ये देखिए स्थिति है हमारे पास, लोग अनटाइडी करके रखते हैं, इसको हमको संग्रह करके अपने ओर यूज करने के लिए लाना है। उसके बाद ट्रेडिशनल लोग कुछ इस प्रकार से अलमारी में उसको बांध के रखते थे, उस तरीके से बांध के रखते थे। लेकिन ये भी आज के जमाने में मॉइस्चर कंटेंट, वाटर वेपर कंटेंट और टेम्परेचर, इन तीनों कंटेंट के हिसाब से प्रॉपर तरीका नहीं है प्रिजर्व करने का। उसके कारण हीट के कारण, मॉइस्ट के कारण या इसमें रस्टिंग लग जाते हैं, अलग अलग प्रॉब्लम हो जाए लगते। फिर कुछ लोगों ने ऐसे करके बांध के रखते, उसके बाद 20वीं सेंचुरी में लोगों ने ऐसे बांध के रखा। तो हमको इससे भी एडवांस लेवल में जाना है, हम लोग इसको फिर बांध के इस तरीके से बनाया। तो पहले ये हम एक विषय जाने से पहले ये थोड़ा बैकग्राउंड था, जो हमको क्या करना होगा, ने सभी मिलके अपने खजाना के लिए, सस्टेनेबल मेंटेनेंस के लिए, अपने साइंस के, हमको मैन्युस्क्रिप्ट को एक्वायर करना है विभिन्न लोगों से, विभिन्न पर्सनल बिलोंगिंग्स, गवर्नमेंट बिलोंगिंग्स, गवर्नमेंट लाइब्रेरीज, प्राइवेट लाइब्रेरीज, इस सभी जगह में है। लेकिन कुछ जगह में प्रॉपर तरीके से प्रिजर्व हो रहा है, कुछ जगह में नहीं हो रहा है। कुछ पर्सनल लोगों ने उसको बिना जान के अंदर क्या है उसी को डिफरेंट तरीके से यूज कर रहे हैं। तो हमको इसको लेके स्टैंडर्डाइज करना है, ऑर्गेनाइज करके एडवांस मेथड में डिजिटाइज करके रखना है। तो ये कुछ डिजिटलाइज मेथड्स है, ये मैं आपको थोड़ी देर के बाद एक बताने वाला हूँ। कुछ इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हमको कुछ डायरेक्टली हैंडल करना ही नहीं पड़ता है, ऊपर से लाइट आके उसको स्कैन करके दूर में कंप्यूटर मीडियम में ले जाता है, जिसमें हम एडिट करके उसको रखते हैं। तो ये डिजिटलाइजेशन करने के बाद ऐसे हमारे पास कुछ मैन्युस्क्रिप्ट दिखते हैं। तो कुल मिला के ये हमारे एक अपील है, ये टोटल मिलके बैकग्राउंड, टेक्निकल विषय में जाने से पहले एक बैकग्राउंड है। इट इज एन अपील टू हैव we have to protect these manuscript for at least next 500 years। आने वाले 500 साल के रिसर्च के लिए, पढ़ने के लिए हमारे दायित्व बनता है इन मैन्युस्क्रिप्ट को संग्रह करके, डिजिटाइज करके आने वाले पीढ़ी के लिए रक्षा करें। अब हम चलते जो मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे रिसर्च के अंदर कैसे आया और मैन्युस्क्रिप्ट एक रिसर्च है क्या। तो देखा जाता है, जो अगर पुराने बड़े बड़े लोगों के रिसर्च देखते हैं, तो पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन जब एम्स का इनॉग्रल था, तब उन्होंने कहा था जो कोई भी मेडिकल साइंस हो, उस मेडिकल साइंस में अंडरलाइन जो कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट के ग्राउंड रियलिटी के साथ, यस, ग्राउंड रियलिटी के साथ एनालिसिस करके रिसर्च अगर नहीं करेंगे, यस सर, शुड आई कंटिन्यू सर, मैं चालू रखूं? आवाज आ रही है सर? आ रही है? नहीं, मैं उधर से आवाज आ रहा था, मैंने सोचा कुछ बोल रहे। नहीं, ठीक है। तो अब दूसरे एक पीएम जो मेहता थे जामनगर में, IPGTR है, उनके एक
आर्टिकल में आया, जो आयुर्वेद के रिसर्च में, रिसर्च इन द फील्ड ऑफ आयुर्वेदा विदाउट मास्टरी ओवर द प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स, आयुर्वेदा रिसर्च में अगर प्रिंसिपल एंड फैक्ट्स को नहीं जानते तो हम रिसर्च नहीं कर पाएंगे। ऐसे एक आयुर्वेदा रिसर्च की एक बैकग्राउंड है। तो देखते हैं हम आयुर्वेदा में क्या क्या रिसर्च करते हैं। आयुर्वेद में 3 प्रकार की रिसर्च करते हैं, एक नैदानिक रिसर्च, एक परीक्षात्मक रिसर्च और एक शास्त्र अवलोकन। अगर हम नैदानिक रिसर्च भी करते हैं और परीक्षात्मक रिसर्च भी करते हैं, उनमें एक बड़ा हिस्सा है जिसमें हमारे सोर्स को, जिससे हमने लिया और जिससे जस्टिफाई कर रहे हैं। एक्चुअली रिसर्च किसको बोलते हैं? रिसर्च कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना कहते हैं। रिसर्च इज ए जस्टिफिकेशन ऑफ कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप। एक कॉज के कारण एक इफेक्ट हो रहा है, उसके रिलेशनशिप को जस्टिफाई करना रिसर्च का मेन उद्देश्य है। और उसमें एक टूल्स है क्लासिकल इनपुट्स, शास्त्र अवलोकन। हेल्सिंकी डिक्लेरेशन देखेंगे, मॉडर्न हेल्सिंकी डिक्लेरेशन ऑन दी ह्यूमन रिसर्च के ऊपर देखेंगे तो फर्स्ट पॉइंट में लिखता है, जो अगर क्लासिकल और एक प्रूफ प्रिंसिपल के ऊपर रिसर्च किया जाना चाहिए। तो कोई भी रिसर्च करते हैं उसमें एक पार्ट होता है सोर्स जस्टिफिकेशन, मतलब जिससे आप ले रहे हो, जिस सोर्स से आप उसको एविडेंस दे रहे हैं, उसके जस्टिफिकेशन जरूरत है, उसको बोलते हैं शास्त्र अवलोकन। तो शास्त्र अवलोकन करने के लिए आपको सबसे पहले जाना पड़ेगा बेसिक रिसर्च में और फंडामेंटल रिसर्च में। तो फंडामेंटल रिसर्च को कहता है फंडामेंटल रिसर्च इज कॉल्ड द लास्ट स्टेप ऑफ द रिसर्च। कोई भी रिसर्च हो उसको इनिशियल भी फंडामेंटल से होता है और लास्ट भी फंडामेंटल है। तो रिसर्च इन द बेसिक साइंस इज कॉल्ड प्रोटोटाइप और ऑफ द ऑल रिसर्च एंड आल्सो द अल्टीमेट ऑफ ऑल रिसर्च। सो बेसिक साइंस में जो रिसर्च होते हैं वो प्रोटोटाइप भी कहा जाता है और उसको बोला जाता है ये अल्टीमेट है वो कोई भी रिसर्च की। तो इसीलिए मैनस्क्रिप्टोलॉजी क्या करता है? मैनस्क्रिप्टोलॉजी ना, इन्होंने ये मैनस्क्रिप्टोलॉजी के थ्रू हम सोर्स को जस्टिफाई करते हैं। सो मैनस्क्रिप्टोलॉजी, दैट इज द स्टडी ऑफ द सोर्स इन द फॉर्म ऑफ लिटरेचर रिसर्च, इज द फाइनल स्टेज ऑफ ऑल रिसर्च। कोई भी रिसर्च हो उसका फाइनल स्टेज है। मतलब अगर सोर्स को हमको जस्टिफाई करना है, चरक में जो लिखा है उसको जस्टिफाई करना है, तो भी हमको कॉन्टेम्पररी टेक्स्ट से जाना पड़ेगा। मतलब उस समय के आयुर्वेदा के जो टेक्स्ट है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल देके मैं कोशिश करता हूँ समझाने के। एक पच्चमान ज्वर है चरक में। पच्चमान ज्वर में लिखा है, ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप शसनं भ्रम मल प्रवृत्तिर उत्क्लेशो पच्चमानस्य लक्षणम। तो ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप शसनं भ्रम आया। दूसरे एडिशन में, चरक के ही दूसरे एडिशन में सेम जगह में श्लोक में लिखता है ज्वर वेगो अधिक तृष्णा प्रलाप शसनं भ्रम। एक में लिखता है श्रम, एक में लिखते हैं भ्रम। तो कौन सा लक्षण लेना है? क्योंकि लक्षण प्रत्यात्म नियत लक्षण है, तो लक्षण में एक भी लक्षण वैरी नहीं करना चाहिए। यहाँ लक्षण वैरी कर रहे हैं और तो फिर हमको टेक्स्ट को जस्टिफाई करना पड़ता है, वेदर भ्रम फीचर इज करेक्ट और श्रम फीचर इज करेक्ट। तो टीकाकार अलग अलग जगह से रीडिंग को लेके जस्टिफाई करते हैं कि भाई ये क्यों आया और ये कहां से आया, इसका क्या मीनिंग है। ऐसे ही औषधि योग में देखेंगे तो औषधि योग में भी विभिन्न जगह में एक प्लांट के बदले दूसरे प्लांट आया। जैसे जवागु में ही देख लो, चरक के सेकेंड चैप्टर में जवागु में ही एक पित्तश्लेष्म अतिसार के जवागु में लिखते हैं सालपर्णी बला बिल्लई पिष्णी पर्णीचो साधिता दाढ़ी मामला हितापया पित्तश्लेष्म अतिसारिणम। तो उसमें सालपर्णी बला बिल्वई है, बिल्व। जबकि गंगाधर दूसरे एडिशन में लिखते हैं सालपर्णी बला विश्वई, मतलब उसकी जगह में सुंठी लेने के लिए कहा, बिल्लो के जगह में। तो अगर हमको एक योग लेनी है, सोर्स को भी जस्टिफाई करना पड़ता है, तब तो हमारे पास कोई चारा नहीं बचता है बिना मैनस्क्रिप्टोलॉजी के नॉलेज के, बिना डिफरेंट फॉर्म ऑफ मैनस्क्रिप्ट के, मैंने चरक के विभिन्न प्रतियां, पुराने प्रतियां को देख के ये कौन सा वाला सही है। तो आयुर्वेदा मैनस्क्रिप्ट आर सोर्स ऑफ ऑल काइंड ऑफ आयुर्वेदा नॉलेज एंड स्टडी ऑफ आयुर्वेदा मैनस्क्रिप्ट्स ऑल्सो ओपन द फ्यूचर एंड फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च। अगर मैनस्क्रिप्ट पढ़ेंगे आप तो फ्यूचर स्कोप ऑफ रिसर्च आता है। जैसे मैं पीछे वाले एग्जाम्पल बोला, श्रम या भ्रम बोल रहे, जंगल देश में ड्राइनेस होने के कारण यहाँ भ्रम लक्षण ज्यादा मिलता है, और जंगल अनुप देश में ज्यादा स्वेटिंग होने के कारण श्रम लक्षण फैटिगेबिलिटी ज्यादा होते हैं। इसीलिए जंगल देश में लक्षण अलग होते हैं और अनुप देश में लक्षण अलग होते हैं। तो स्टडी ऑफ मैनस्क्रिप्ट इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ द आयुर्वेदा रिसर्च।
अब देखते हैं एक मैन्युस्क्रिप्ट स्टडी में क्या क्या चीज होते हैं। स्टडी ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट इज कंसिस्टेड ऑफ व्याकरण, क्या क्या हमको पढ़ना होता है एक मैन्युस्क्रिप्ट को रिसर्च करने के लिए। और बात मैन्युस्क्रिप्ट को रिसर्च करेंगे तो हम किन किन विषय में एक्सपर्ट बनते हैं। टोटल आयुर्वेदा फील्ड में को समझने के लिए एक व्याकरण होते हैं, उसमें छंद होते हैं, फिलोसफी होते हैं, जियोग्राफी होते हैं, हिस्ट्री होते हैं, सिविक अप टू डेट फील्ड वर्क होते हैं। फील्ड वर्क एक एक प्लांट कौन सा देश में कौन सा प्लांट यूज होता है। जैसे अभी मान लीजिए अम्लवेतस है, अम्लवेतस इस यहाँ राजस्थान में यहाँ पे अम्लवेतस एबंडेंट नहीं मिलता है, इसीलिए अम्लवेतस की जगह में बहुत सारी जगहों में अम्ली का लिख दिया, मतलब इमली लेना है ऐसे लिख दिया, जबकि मूल में इमली है नहीं। जैसे अम्ल अम्ल हमारे जवानी साड़व है, जवानी साड़व में जवानी तिंतड़िकम नागरम अम्लवेतसम ऐसे पाठ है, अम्लवेतस है, जबकि पारंपरिक योग में उसकी जगह में अम्ली का लिखा है, मतलब इमली लेने के लिए कहा, क्योंकि उसकी जगह में इमली लेते हैं प्रैक्टिकली, इसीलिए वो फील्ड सिविक फील्ड वर्क भी उसके अंदर इंक्लूडेड हो जाता है। हम रिसर्च करेंगे तो एनवायरमेंटल साइंस, सोशल साइंस एंड क्लिनिकल मेडिसिन, ये सभी उसके अंदर होते हैं। सो अगर हम मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का काम करते हैं, मैन्युस्क्रिप्ट देखते हैं तो क्या नॉलेज होता है ना मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। So manuscriptology improving the general and intellectual status of the research scholar gives impetus towards the totality of Ayurveda wisdom. ये totality of Ayurveda wisdom देता है, complete आयुर्वेद की एक complete knowledge देता है। So ये छोड़ के भी अगर हम manuscript research करें तो that will also develop excellent skill in research methodology and consider ultimate tool। तो आपके स्किल क्लिनिकल स्किल में भी एक्सेलेंसी लाते हैं। अगर आप मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते जाते हैं तो क्लिनिकल नॉलेज में भी आप एक्सपर्ट हो जाते हैं। अब देखते हैं करंट डेटा क्या बोल रहे हैं, आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के डेटा क्या बोलते हैं। देखिए मैंने पहले आपको बोला जो 3 प्रकार की मैन्युस्क्रिप्ट के सोर्स है। हमारे सोर्स पहले राजा महाराजा के लाइब्रेरी में होते थे, वो कुछ लाइब्रेरी में संरक्षित है, उनमें से मोस्ट ऑफ द लाइब्रेरी गवर्नमेंट टेक ओवर कर लिया तो गवर्नमेंटल लाइब्रेरी है, कुछ है प्राइवेट लाइब्रेरी है, ये छोड़ के कुछ पर्सनल बिलोंगिंग्स है। इनमें से जो गवर्नमेंट और प्राइवेट लाइब्रेरी है उनको भारत सरकार के जो कल्चरल मिनिस्ट्री है, कल्चरल मिनिस्ट्री के अंदर एक डिपार्टमेंट है, एक इंस्टीट्यूट है जिनके नाम नेशनल मिशन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट्स। ये कभी पिछले 15 साल से काम कर रहा है नेशनल मिशन फॉर द मैन्युस्क्रिप्ट। तो उन्होंने विभिन्न गवर्नमेंट नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लाइब्रेरी, समस्त गवर्नमेंट समस्त नॉन गवर्नमेंट नहीं, कुछ नॉन गवर्नमेंट लाइब्रेरी से उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट को लिया और लेके डिजिटाइज किया। उसमें ये चार्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, उसमें से टोटल दिखा रहा है 1,43,746 ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट उन्होंने डिजिटाइज किया, ऐसे उनका कहना है। उनमें से औषधि संक्रांत मैन्युस्क्रिप्ट 7 है, अश्वशास्त्र घोड़े के शास्त्र, मतलब जिसको आप बोल सकते हैं वेटरिनरी और अश्व विज्ञान, उसके लिए 55, अश्व आयुर्वेद के अलग है 34, आयुर्वेद के 1,39,000 है, और आयुर्वेद रिलेटेड तिबिया उसमें 1296 है, बाल चिकित्सा के लिए 588 बुक है, गज शास्त्र के लिए 153 मैन्युस्क्रिप्ट है, गो चिकित्सा पाक शास्त्र का 2 मैन्युस्क्रिप्ट है, रसायन शास्त्र के अलग मैन्युस्क्रिप्ट है 113, रत्न के ऊपर जो आयुर्वेद रिलेटेड है 64 मैन्युस्क्रिप्ट है, रत्न शास्त्र का अलग रत्न शास्त्र जो क्लिनिकल यूज है, पहले वाला उसका आइडेंटिफिकेशन वगैरह है। फिर सामुद्रिक शास्त्र जो लक्षण शास्त्र है, आपके शरीर में रेखा शास्त्र के ऊपर इतना बुक्स है 137 मैन्युस्क्रिप्ट है, शूल्य शास्त्र रस शास्त्र का विषय है, उसके ऊपर दो मैन्युस्क्रिप्ट है, उद्भिद विद्या मतलब गार्डनिंग से लेके बगीचा कैसे बनाना है, बगीचा को प्लांट को कैसे ट्रीटमेंट देना है, प्लांट अगर बीमार पड़ गया उसको कैसे ट्रीटमेंट देना है, ऐसे उद्भिद विद्या के ऊपर 516 मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे है, और विश्व विद्या के ऊपर 459 है, और योगा के ऊपर 270, ऐसे करके 1,43,000 मैन्युस्क्रिप्ट है। उसमें भी मैं इसको अलग अलग स्टेट वाइज भी दिखा दिया कौन सा स्टेट में कितनी है। तो देखा जा रहा है जो भारत में 1,43,000 मैन्युस्क्रिप्ट को नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन में डिजिटाइज करके अपने पास रखा है, लेकिन माना जाता है ये टोटल भारत के जो मैन्युस्क्रिप्ट है उसके 1/4 भी नहीं है आयुर्वेद का मैन्युस्क्रिप्ट, क्योंकि इसके ऊपर जो प्राइवेट लाइब्रेरी है, गवर्नमेंट लाइब्रेरी है, बहुत लोगों ने
नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट के साथ कोऑपरेट नहीं किया, उन्होंने उस समय दूसरे अन्य कारण से डिजिटलाइजेशन नहीं हो पाया, तो वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट ये छोड़ के पर्सनल बिलोंगिंग्स, मतलब एक एक इंडिविजुअल घर में रखते हैं, वो सारे मैन्युस्क्रिप्ट रह गया हम सभी के पास। तो वो लेके भी लाना है आयुर्वेद के रिसर्च के लिए। तो देखा जा रहा है आप कितने प्रकार की अनटच्ड फील्ड है रिसर्च के, जिसके ऊपर हम रिसर्च कर सकते हैं। आप देखिए 2015 के ऊपर करंट स्टेटस क्या था। माना जाता है 1,20,000 आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर लिया गया, लेकिन अभी भी ये अनपब्लिश्ड है और अनएक्सप्लोर्ड है। तो हमारे पास टोटल अगर बुक संख्या देखेंगे, शेड्यूल आपके शेड्यूल 1 में जो भी स्पेशलाइज्ड बुक है उसमें पहले 58 बुक, तो टोटल मैन्युस्क्रिप्ट्स जितना था उससे कितना संख्या गुना संख्या में मैन्युस्क्रिप्ट अभी भी अनपब्लिश्ड है, अनटोल्ड है। और कुछ ये आइडेंटिफाइड बोल रहा हूँ 1,20,000, और 2 लाख एस्टिमेट किया जा रहा है जो कि अनआइडेंटिफाइड, अभी आइडेंटिफाई नहीं हुआ, इतना मैन्युस्क्रिप्ट्स है। उनमें से देखिए ऐसे एस्टिमेट किया जा रहा है जो 40% मेन स्ट्रीम आयुर्वेद लिटरेचर अभी भी लाइमलाइट में नहीं आया। जैसे कि एक निघंटु है, हर एक टेक्स्ट में टेक्निकलिटी को बोलने के लिए एक टेक्स्ट होता है, उसको बोलते हैं निघंटु। टेक्निकलिटी मीन्स चरक में मान लीजिए 660 प्लांट है, उसके हर एक प्लांट के मॉर्फोलॉजी चरक में नहीं लिखा है। वो प्लांट कैसे दिखता है, केवल द्रोणी प्रावेशिक रसायन में जो दिव्य औषधि है उसी के बारे में और 1-2 जगह में उसके मॉर्फोलॉजी लिखा है, वो कैसे दिखता है। तो चरक में जिसको हम आरकगत बोल रहे हैं, वह चरक में जिसको हम करंज बोल रहे हैं, 2 प्रकार की करंज बोल रहे हैं, पुतिक, आरक, पुतिक वगैरह जो भी आगे लिख रहे हैं, ये सारे करंज कौन सा वाला करंज है इसके बारे में डिटेल नहीं है। जबकि वेद बोलते हैं, जो वेद के परंपरा में जो भी टेक्स्ट है उस टेक्स्ट की जो टेक्निकलिटी है, टेक्निकलिटी मतलब अगर मान लो वेद में बोलते हैं जो हवन करना है, हवन करने के लिए कितना गर्त खोदना है, कौन सा लकड़ी से हवन करना है, लकड़ी में क्या संहिता डालना है, क्या हवन सामग्री डालना है, इसके डिटेल वर्णन संहिता के बाद निघंटु में आता है। वेद के संहिता पाठ में वो नहीं होता है, उसके निघंटु पाठ में होता है। इसीलिए ये माना जाता है चरक के, सुश्रुत के, भागवत के हर एक टेक्स्ट के अपने एक निघंटु था, जो कि अभी हमको मिल नहीं रहे। पीवी शर्मा जी ने कुछ साल पहले एक आर्टिकल में लिखे थे, 20 साल पहले, जो सुश्रुत के एक निघंटु है, सुश्रुत उत्तर निघंटु, जो कि नेपाल में मिला है, ऐसे उन्होंने बोले थे, लेकिन वो अभी पब्लिश होकर आया नहीं। तो चरक में भी कुछ ऐसे इनपुट्स मिलते हैं। चक्रपाणी कमेंट्री में लास्ट में लिखते हैं, जो सिद्धिस्थान में जहाँ पे तंत्र युक्ति लिखा है, वो बोल रहे इसको बाद में कहेंगे कुछ चीज, जबकि वो चैप्टर लास्ट बुक के लास्ट हो गया, उसके बाद में कहेंगे, मतलब कहाँ कहेंगे। तो कोई लोग मानते हैं इसके बाद में भी एक निघंटु पाठ था जो अभी मिल नहीं रहे, वहां उसको लिखा जाएगा। तो बोलने का अभिप्राय आयुर्वेद के मेन स्ट्रीम आयुर्वेद लिटरेचर, चरक सुश्रुत जैसा आयुर्वेद लिटरेचर, इनका भी 40% टेक्स्ट है हमारे पास। जैसे हमारे हम जानते हैं अग्निवेश जब गुरुकुल में पढ़ते थे, अग्निवेश के 6 सहपाठी थे, उन 6 सहपाठी ने भी पुस्तक लिखा था, ऐसे चरक में लिखा है, ते अग्निवेश आदिकांश थे सोमसम तंत्रानि कृतानि च, अपने अपने तंत्र लिखे थे अग्निवेश आदि। उनमें से अग्निवेश पहले लिख दिए थे, ऐसे लिख रहे हैं जो अग्निवेश प्रथमम तंत्रकर्ता अग्निवेश हो जाता होगा, तो अग्निवेश पहले लिख दिया था ऐसे। तो ये हो गया 40% लिटरेचर नहीं मिल रहा है, ये हमको ढूंढ के, हमारा दायित्व है इसको लाना। नेक्स्ट है 50% एलाइड टेक्स्ट। एलाइड टेक्स्ट मतलब हमारे मेडिकल साइंस के कुछ कॉन्टेम्पररी टेक्स्ट होते हैं जो मेडिकल साइंस को ब्रिह्मन करता है। जैसे मॉडर्न में बायोफिजिक्स, बायोकेमिस्ट्री मॉडर्न मेडिकल साइंस को ब्रिह्मन करते हैं, ऐसे हमारे आयुर्वेद को ब्रिह्मन करने वाला कॉन्टेम्पररी साइंस बहुत है। जैसे एक एग्जाम्पल के तरीके से, मैं एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको देता हूँ कर्म विपाक। कर्म विपाक एक टेक्स्ट है जिसमें हर एक कर्म का फेट बताया गया। आप जानते हैं आयुर्वेद में रोग 2 प्रकार के हैं, 3 प्रकार रोग है, एक दोषज रोग है, एक कर्मज रोग है, एक दोष कर्मज है। ऐसे अष्टांग हृदय में भी आया, लिखा है, जो निदान से सेवन किया जाता है उसको बोलते कर दोषोत्थ, यथा निदान दोषोत्थ, कर्म जो हेतु हुई बिना। कर्म जो एक रोग है जिसमें हेतु नहीं होते, मतलब हेतु दृष्ट नहीं होते, वो धीरे धीरे कर्म
काट जाता है तो बीमारी ठीक हो जाता है। तो कर्म विपाक बुक में लिखते हैं कौन सा कर्मों के कारण इसमें अभी ये बीमारी हो रहे हैं, उसको तोड़ने के लिए, काटने के लिए हमको क्या करना है, वो सारे वहां पे लिखा है। तो वो एलाइड टेक्स्ट हमको नहीं मिल रहा है 50% से ऊपर। थर्ड पॉइंट है ग्रॉसली 50% ऑफ सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा टेक्स्ट, आयुर्वेदा टेक्स्ट एंड रिसर्च आर नॉट पब्लिश्ड। ये जो सर स्लाइड मूव तो कर रहे हैं ना, हो रहा है सर, हो रहा है। ठीक है, स्लाइड तो ये स्लाइड लास्ट वाला दिख रहा है ना, करंट स्टेटस एज ऑन 2021-25 ठीक है ठीक है ठीक है सर, ठीक है। तो ग्रॉसली 50% ऑफ सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा टेक्स्ट, हम आजकल सुपर स्पेशलिटी जमाने में आ गया, तो सुपर स्पेशलिटी आयुर्वेदा टेक्स्ट भी पब्लिश नहीं है। हम केवल सुश्रुत के पढ़ के शल्य के विभिन्न दिशा को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी एक टेक्स्ट है जिसके नाम बंधन मालती, ये मैन्युस्क्रिप्ट है जो 16th सेंचुरी 15th सेंचुरी के एंड में लिखा था। तो उसमें कितना प्रकार की बैंडेज होते हैं और कितना तरीके से बांधा जाता है, वो 109 तरीका अलग अलग प्रकार बांधने के बोला, कैसे बांधना है, कौन सा कंडीशन में, कितना दूर से बांधना है, ये सारे रिसर्च करके लिखा है उस जमाने में। लेकिन वो मैन्युस्क्रिप्ट के रूप में रह गया, उसको पब्लिश नहीं हुआ, इसीलिए वो हमको लग रहा है सुश्रुत में जो ये 10 श्लोक लिखा है उसी में ही टोटल बैंडेज आ गया। जबकि उसके बाद भी आयुर्वेद के स्कॉलर सुश्रुत के काल 1500 BC तब से लेके पिछले 3500 साल में भी उस बंधन के ऊपर हमारे महान आयुर्वेदा के जो ऋषि थे, जो चिकित्सक थे, उन्होंने सारे उसके ऊपर काम किए थे और उनको उन्होंने डॉक्यूमेंट करके गए हैं, और लेकिन वो बुक फॉर्म में नहीं है, इसीलिए उसको हम समझ में नहीं आ रहा है। तो वो भी स्पेशलिटी टेक्स्ट पब्लिश नहीं। दूसरा है अग्निकर्म प्रकाश, अग्निकर्म के ऊपर भी इतना बड़ा टेक्स्ट जो हमारे आया नहीं। और एक है रुचि रत्नमाला, कैसे अपना रुचि बढ़ाए, मतलब खाने के अग्निमंद है, अजीर्ण है, अनन्न विलास है, अन्न भुक्तोद्देश है, भक्तोद्देश है, उसमें आप कैसे करेंगे, कैसे आप चिकित्सा करेंगे, उसके लिए भी बड़ा टेक्स्ट है केवल अरुचि के ऊपर। ऐसे इंद्रकोश है, इंद्रकोश के बारे में मैं डिस्कस कर रहा था उस दिन सर से। इंद्रकोश एक द्रवगुण का टेक्स्ट है, मतलब निघंटु टाइप का, जिसमें हर एक प्लांट के हर एक पार्ट के गुण लिखा है। जैसे जैसे मान लीजिए करंज लिखा था, करंज मूल के, करंज पत्र का, करंज फल का, करंज पुष्प का गुण, अलग अलग इंडिकेशन, अलग अलग क्या बोलते हैं प्रिपरेशन, योग, औषधि योग, और उनको पुराना मतलब 1 साल पुराना एरंड पत्र हो गया, 1 साल पुराना आपके करंज पत्र हो गया तो क्या गुण है, 2 साल पुराना हो गया तो कैसे गुण है, ऐसे करके करके उन्होंने रिसर्च लिखा। तो रसगुण वीर्य विपक लिखा और दोष के ऊपर उसके इफेक्ट लिखा, ये सारे उसके ऊपर लिखे उन्होंने। ऐसे ही कुछ है अंग उपनिषद, कैसे एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट हुआ, बाल उपचरणिका, ये भी मैन्युस्क्रिप्ट फॉर्म में आया नहीं। और एक है पंचमहाभूति, ये कुछ एग्जांपल है पंचमहाभूत के ऊपर, पंचमहाभूत चिकित्सा, वो उसके 3200 भाष्य है, मतलब सारंगधर के टोटल 2600 श्लोक है सारंगधर में, अष्टांगर माधव निधन में 1500 श्लोक है, ये 3200 श्लोक है पंचमहाभूति। मतलब पंचमहाभूत की चिकित्सा कैसे किया जाए, जैसे बमन हम कराते हैं, विरेचन कराते हैं, इसमें वो बोलते हैं जो बमन विरेचन भी पंचमहाभूत की चिकित्सा है, क्योंकि पहले द्रव आता है, पहले आप आता है, फिर क्षिति आता है, फिर श्लेष्मा आता है, फिर क्या आता है, पित्त आता है, फिर उसके बाद अति योग हो जाता है तो वायु आता है। तो कैसे कैसे पंचकर्म में करेंगे, उसमें एग्जाम्पल भी आया, जैसे बाल में तेल लगाना है, एक सेकंड सर, बाल में तेल लगाना है, कौन सा तेल लगाने के लिए आप सजेस्ट करेंगे ना, हम जो ग्राउंड नट है वो लगाने के लिए नहीं बोलते, हम बोल नहीं सकते जो ग्राउंड नट लगाइए, क्योंकि ग्राउंड भूमि में होते हैं और शरीर के नीचे वाला हिस्सा भूमि, पृथ्वी महाभूत प्रधान, मध्य और नाभिदेश और ये कुक्षी नीचे वाला हिस्सा आप प्रधान है, और उसके ऊपर जल प्रधान है, उसके ऊपर अग्नि वायु है, अग्नि है, ऐसे करके ऊपर है आकाश है। तो आकाशीय भाव में अगर बीमारी है तो आकाश, कोई दिक्कत हो गया, बाल झड़ रहे, तो आकाश ही तो लगाएंगे, आकाश में होने वाला तेल लगाएंगे, नारियल तेल लगाएंगे, तिल तेल लगाएंगे, ना कि ग्राउंड नट लगाएंगे। ग्राउंड नट तो भूमि में है,
तो सिंपल तरीके से बताया। ऐसे सुवर्ण तंत्र, सोना बनाने का विधि वगैरह है, सुवर्ण तंत्र, रुद्र यमल तंत्र के रसौषधि के बारे में डिटेल्स है, रुद्र यमल तंत्र। फिर सन्निपात चंद्रिका, सन्निपात ज्वर के ऊपर है, सन्निपात ज्वर के ऊपर सन्निपात चंद्रिका, सन्निपात अर्णव, सन्निपात पद चंद्रिका, ये पूरे सन्निपात ज्वर के ऊपर है। 300 श्लोक है, जबकि चरक में 17 श्लोक है। तो ये बहुत सारे बड़े बड़े टेक्स्ट है जो कि हमारे सामने भी आया ही नहीं। तो हमारा दायित्व बनता है इन सारे को रिसर्च हम करके इन टेक्स्ट को छप के पब्लिश में लोगों के डोमेन में रखेंगे तो रिसर्च एक आएगा। अब देखते हैं इसके ऊपर काम कौन कौन कर रहा है और किस प्रकार की काम हो रहा है। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन कैटलॉगिंग कर रहे हैं, ये छोड़ के भांडरकर ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट, एशियाटिक सोसाइटी कोलकाता, एशियाटिक सोसाइटी बॉम्बे, तंजावुर मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी, ये लोग भी रिसर्च कर रहा है मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर। लेकिन कर कौन रहा है ना, संस्कृत स्कॉलर कर रहे हैं, आयुर्वेद के लोग नहीं कर रहे हैं। इसीलिए संस्कृत के लोग करेंगे तो उनके इंटरप्रिटेशन क्लिनिकल ओरिएंटेशन नहीं रहेगा इंटरप्रिटेशन में। सीसीआरएस में भी हो रहा है काम, लेकिन काम के बर्डन होने के कारण सीसीआरएस में भी उतना टाइम देके लिटरेरी रिसर्च को मतलब इतना फोकसली आजकल हो रहा है, पिछले 10 साल से शुरू हुआ, पहले इतना अच्छा से नहीं हो पा रहा था। अब कुछ अदर डिपार्टमेंट भी कर रहे हैं अच्छा काम, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी कर रहे हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कर रहे हैं, आईआईटी खड़गपुर कर रहे हैं, आईआईटी चेन्नई कर रहे हैं, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट कर रहे हैं, कुछ डिपार्टमेंट ऑफ इंडोलॉजी है, ये लोग कर रहे हैं। लेकिन उन सभी जगह में नॉन आयुर्वेदिक लोग कर रहे हैं, आयुर्वेद मैन्युस्क्रिप्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, वो अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन देके काम कर रहे हैं। तो क्या अभी बच्चे के लिए, स्टूडेंट के लिए इसमें क्या लाभ है अगर हम देखें तो ये एक इम्पोर्टेंट कैरियर बन सकते हैं इम्पोर्टेंट, क्योंकि रिसर्च के बहुत स्कोप है। इससे हम साइंस के प्रति कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। और ये इसको मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी का आप पढ़ते जाएंगे, सारे दिशा को पढ़ते जाएंगे तो आपको एक विषय में पूरा मास्टरी हो जाएगा, अथॉरिटी हो जाएगा साइंस के ऊपर। और लास्टली आपके जो फील्ड, जो भी फील्ड है, चाहे पंचकर्म हो, चाहे काय चिकित्सा हो, शल्य हो, उस विषय में आपके कॉन्फिडेंस प्रैक्टिस में आ जाएगा। लेकिन आपको लग रहा है जो केवल पढ़ने से क्या प्रैक्टिस में कॉन्फिडेंस आएगा, लेकिन पढ़ने में वो दिशा आप सामने एक्सप्लोर हो जाएगा जिससे आप पढ़ सकते हो, जिससे आपके स्किल माने उसको प्रैक्टिस में लाने में, स्किल डेवलप कराने में बहुत हेल्प करता है। आप कुछ दिशा है जो हम क्या क्या काम करते हैं, इसको थोड़ा ग्लिम्स बताएंगे आपको क्या क्या हम काम करते हैं। तो कलेक्शन, प्रिजर्वेशन, डिजिटलाइजेशन, कैटलॉगिंग, ये मेन काम ताकि लोगों के सामने आए। और एनआई में क्या करते हैं वो आपको इसमें थोड़ी देर में मैं आपको एक थोड़ा विजिट करा दूंगा इसी में, पीपीटी में। तो फर्स्ट स्टेज में डिजिटलाइजेशन करते हैं, मतलब कलेक्ट, कोई हमको इन्फॉर्मेशन मिला मैन्युस्क्रिप्ट यहाँ है कि मैन्युस्क्रिप्ट को लाना है, तो हम कलेक्ट करते, संग्रह करके विथ कॉन्सेंट, विथ प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन, विथ प्रॉपर ओथ दे के आते हैं जो हमसे आपसे मैन्युस्क्रिप्ट लेंगे। इसको मैल प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसको केवल रिसर्च के पर्पज से हम यूज करेंगे। तो डिजिटलाइजेशन करें, उसके बाद हम डिजिटलाइजेशन करेंगे। डिजिटलाइज हो गया तो सॉफ्ट कॉपी फॉर्मेट में रहेगा, हार्ड कॉपी फॉर्मेट में रहेगा, प्रिंट आउट करके भी रखते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको पढ़ने की कोशिश करते हैं मैन्युस्क्रिप्ट का। वो एक स्टेज है जिसको बोलते हैं डिसाइफरिंग। और वही संस्कृत हिंदी में बोलेंगे तो पाठ उद्धार। तो मैन्युस्क्रिप्ट को पाठ उद्धार करेंगे। मैन्युस्क्रिप्ट में आप देखेंगे मोस्टली मैन्युस्क्रिप्ट में कोई पंक्चुएशन नहीं होता है, मतलब उसमें कहाँ कॉमा है, कहाँ पूर्ण विराम है, कहीं कुछ भी नहीं लिखा। ये कंटिन्यूअस चल रहा है, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, कंटिन्यूअस। आपको ये समझना है कहाँ रोकना है, कहाँ रोकना नहीं है, ये आपको ही समझना है। कहाँ से मूल चल रहा है, कहाँ टीका है, वो करके फिर हम उसको एक फॉर्मेट में लाके एडिटेबल में लाते हैं। उसमें ही विभिन्न एलाइड टेक्स्ट के रेफरेंस लेना पड़ता है। उसके बाद हम एडिटिंग में जाते हैं। एडिटिंग में मतलब उसमें क्या क्या एरर्स है, स्क्राइबल एरर क्या क्या, लिखने वाले के क्या क्या मिस्टेक है, क्या क्या क्लासिकली कॉन्सेप्ट में क्या क्या गड़बड़ी है, फिर दूसरे टेक्स्ट के साथ कंपेयर करके रखेंगे। उसके बाद फाइनलाइजेशन करेंगे। तो ये टोटल रोड मैप है मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी। और ये कुछ ग्लिम्स है डिजिटलाइजेशन करने के लिए हम क्या क्या स्कैनर क्या क्या यूज करते हैं ना। पाम लिप के लिए हमारे पास अलग स्कैनर होना चाहिए, और
पेपर मैनस्क्रिप्ट के लिए अलग है। अगर ग्लॉसी मैटर है उसके ऊपर स्ट्रिप कैनर होता है, ग्लॉसी मतलब फिल्म है, कोई पिक्चर है। और इमेज में क्या क्या होता है, इमेज में पीछे कोई कीड़े खा गया होगा, उसके अंदर इमेज के अंदर दूसरा इंटरपोलेशन हो जाता है इमेज, उसको बोलते हैं नॉइस। उस नॉइस को रिमूवल करने के लिए कुछ होता है, तो ये कुछ टेक्निकली मैं नहीं जाता हूँ। उसके बाद डिसाइफरिंग में पहले एक काम करते हैं, उसको स्कैन करके हम रीड कर सकते हैं, लेकिन स्कैन करने के बाद संस्कृत मैटर को स्कैन करने के बाद वर्ड फॉर्मेट में ट्रांसमिट करना ही बहुत डिफिकल्ट है, वो फिर एडिटेबल नहीं होता। इंग्लिश को आप स्कैन कर लो प्रिंटेड मैटर को, फिर वो एडिटेबल हो जाता है, लेकिन संस्कृत के नहीं होते कॉमनली। प्रिंटेड बुक है तो हो भी जाएगा, वो कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर हैंड रिटन है तो वेरी डिफिकल्ट है। उसके लिए कुछ काम चल रहा है, हम लोग भी कर रहे हैं, नेशनल मैनस्क्रिप्ट मिशन भी कर रहे हैं, जो ओसीआर डेवलप करना है हैंड रिटन मैटर के ऊपर। अभी तक तो हैंड रिटन मैटर के ऊपर ओसीआर नहीं है, पब्लिक प्रिंटेड मैटर के ऊपर ओसीआर है, जिससे प्रिंटेड बुक को हम एडिटेबल फॉर्मेट में ला सकते हैं। तो फिर उसके बाद स्क्रिप्ट के हिसाब से कौन सा स्क्रिप्ट है उसके हिसाब से उसको डिसाइफर किया जाता है। फिर आगे एडिटिंग फेज 1 फेज 2 में हम उसके जो स्ट्रक्चर है लैंग्वेज की, विषय की और कम्युनिकेशंस की, मतलब वो क्या बोलना चाहते हैं, उसके सारे ये 2 स्टेज में सिंटैक्टिक एनालिसिस सिमेंटिक एनालिसिस करके ठीक करते हैं। इसको मैं, ये बहुत ही टेक्निकल है, इसको अभी फर्स्ट में डिस्कस नहीं करना चाहिए, इसलिए छोड़ दिया। फिर उसके बाद उसके सब्जेक्ट मैटर के मोर्फोलॉजिकल एनालिसिस करते हैं टेक्स्ट के, फिर जाके अल्टीमेट फाइनलाइज करते हैं टेक्स्ट के। तो ये हो गया आपके मतलब फेजेस के बाद प्रिजर्वेशन में हमको मैनस्क्रिप्ट को प्रिजर्व करने के लिए किस किस से रखना, प्रिजर्व करना होता है, टेम्परेचर से प्रिजर्व करना होता है, कीड़े से प्रिजर्व करना होता है, मॉइस्चर से प्रिजर्व करना होता है, और प्रिजर्व करना होता है जो दूसरे लोगों से प्रिजर्व करना होता है। ये भी यहाँ श्लोक में लिख रहा है किससे किससे आपको रक्षा करना है। तैलाद रक्षेत जलाद रक्षेत रक्षेत शिथिल बंधना मूर्ख हस्ते न दातव्यम इति वदति एवं वदन्ति पुस्तकम, ऐसे भी बोलता है मैनस्क्रिप्ट में। तो मैनस्क्रिप्ट को किससे किससे रक्षा करना चाहिए। लेकिन आजकल हम तो डिजिटलाइज बना रहे हैं, डिजिटलाइज में कुछ रूल्स है, रेगुलेशन है, मतलब पर्पसफुली जो कमर्शियल यूज कर सकते हैं उसके लिए ये यूजेबल नहीं रहते ऐसे। अब कितना कंडीशन में रखना है, पेस्ट कंट्रोल कैसे करना है, टर्माइट्स को कैसे हटाना है, कॉकरोच, ये सारे कुछ टेक्निकल्स है। ये भी हमको एक मैनस्क्रिप्ट यूनिट बनाना है, तो ये सारे काम करना है। क्लाइमेटिक कंडीशन में इंपॉर्टेंट है लो ह्यूमिडिटी विथ हीट, लो ह्यूमिडिटी विथ हीट, लो हीट ये ग्रेटेस्ट एनिमी है, ज्यादा हीट और लो ह्यूमिडिटी, तो आपको मेंटेन करना है। आप एक मैनस्क्रिप्ट में कुछ मटेरियल जानना होता है, जो हमारे पास आयुर्वेद के जो मैनस्क्रिप्ट आ रहा है उसमें किस किस मटेरियल के ऊपर लिखा रहता है, किस किस से लिखा रहता है ना। हमारे पास ह्यूमन पहले जो एनिमल स्किन के ऊपर मैनस्क्रिप्ट लिखा जाता था, उसमें हमारे पास मैनस्क्रिप्ट नहीं है। आयुर्वेद मैनस्क्रिप्ट के अभी तक जितना सोर्सेस अवेलेबल है उसमें तालपत्र मैनस्क्रिप्ट है, हैंसी पत्र मैनस्क्रिप्ट है, भोज्य पत्र मैनस्क्रिप्ट है, और हैंडमेड पेपर है, और मशीन पेपर है। ये चारों पेपर में मैनस्क्रिप्ट, 5 पेपर में हमारे पास मैनस्क्रिप्ट है। आप उस जमाने में अलग अलग इंक यूज करते थे, उस इंक को हमको हर मैनस्क्रिप्ट में इंक इरेज हो गया। तालपत्र में लिखने के समय वो लोग पहले एक लोहे का स्टाइलस यूज करके उसमें ग्रूव कर देता था, उसके ऊपर इंक डाल, तो इंक अगर खराब हो गया, मान लो हमको पढ़ाई नहीं हो रहा है, तो हम ऊपर से इंक डाल के उसको पढ़ सकते थे। तो अलग अलग इंक यूज करते थे, इसमें मैं डिटेल नहीं जा रहा हूँ, जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ। प्रत्यंजन, अंजन जो ब्लैक अंजन होते हैं वो यूज करते थे, मुसी पत्र में उसको स्टोर करके रखते थे, और जो एक्लिप्ट एल्वा है उसके जूस निकाल के उसमें स्टोर करके प्रिजर्व करने के लिए यूज करते थे। और करेक्शंस के लिए वो हरिताल का इंक यूज करते थे, कुछ लोग येलो करेक्शंस के लिए, कुछ लोग हिंगुल को यूज करता था उस जमाने में करेक्शंस के लिए। अब सरफेस में ये देखिए, ये हमारे पास पेपर मैनस्क्रिप्ट है, भोज्य पत्र मैनस्क्रिप्ट है, कौन सेल नहीं है, और फलक मैनस्क्रिप्ट है। तो उसके बाद मैनस्क्रिप्ट बाइंडिंग, ये मोर टेक्निकल है। तो मैनस्क्रिप्ट में एक इंपॉर्टेंट चीज है, मैनस्क्रिप्ट में रिसर्च करने के लिए सबसे पहले हमारा उद्देश्य होता है जो ओरिजिनल के ओर जाना है। मतलब ये जो मैनस्क्रिप्ट हमारे पास है, ये ओरिजिनल लेखक के कितना क्लोज है।
अगर ओरिजिनल लेखक कोई मैन्युस्क्रिप्ट लिखा है खुद ऑथर, तो उसको बोलते हैं ऑटोग्राफ। हाँ, और ऑटोग्राफ किसी को बोला, मतलब जैसे अग्निवेश कृततंत्र, अग्निवेश जो लिखा है उसने उस मैन्युस्क्रिप्ट में बोला कौन थे? नहीं, बोले थे आत्रेय। तो आत्रेय को भी, आत्रेय के बोले हुए किसी ने लिखा, उसको भी ऑटोग्राफी माना जाएगा। आत्रेय ने नहीं लिखा, लेकिन अग्निवेश ने लिखा, उसको भी ऑटोग्राफ माना जाता है। तो ऑटोग्राफ दोनों प्रकार के होते हैं। और इस दिशा में मैं एक बोलना चाहता हूँ, हमारे एनआई में सौभाग्य है, एनआई के पास 3 मैन्युस्क्रिप्ट ऐसे है जो ऑथर ने खुद ही ने लिखा। ऐसे चरक उपस्कर कमेंट्री है, चरक विवृति कमेंट्री है, और ये सिद्ध वैष्णव मणिमाला है जो लेखक ने खुद ने लिखी, जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो खुद के हैंड राइटिंग है लिखे हुए। और कॉपी, मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी उसके बाद जो करते हैं वो इमीडिएट कॉपी होता है और ट्रांसमिटेड कॉपी। ये थोड़ा टेक्निकल है, इसमें जाना नहीं चाहिए। आप देखते हैं हमारे पास मैन्युस्क्रिप्ट में कितना लिपि है। आप जानते हैं जो भाषा और लिपि अलग अलग है। भाषा जैसे जिस भाषा में हम वार्तालाप करते हैं उसको भाषा बोलते हैं, और उसको जिसको लिखने के लिए जो यूज करते हैं वो लिपि है। संस्कृत के, आयुर्वेद के जो श्लोक है उसको भारत में विभिन्न भाषाओं में, विभिन्न लिपियों में लिखते हैं। बंगाली लोग बंगाली लिपि में संस्कृत को लिखते हैं, मतलब रागादि रोगानी लिखते हैं, लेकिन उसमें स्क्रिप्ट होता है बंगाली, स्क्रिप्ट होता है मलयालम, स्क्रिप्ट होता है तमिल, तेलुगु, ऐसे। तो हमारे आयुर्वेद मैन्युस्क्रिप्ट में बहुत सारी लिपि में मिलता है। उसमें से जो मेजर लिपि है, ये मेजर लिपि के मैं एक इवेल्यूशन दिखाया। सबसे ओल्डेस्ट लिपि हमारे पास जो मिलते हैं वो ब्राह्मी लिपि है, लेकिन आयुर्वेद का मैन्युस्क्रिप्ट ब्राह्मी लिपि में है ऐसे हमको मिला नहीं, और कोई डेटा भी नहीं है। तो डेटा भी ऐसे नहीं बोल रहा है जो ब्राह्मी में लिखा है, लेकिन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में अशोक का शिलालेख है, अशोक के राजा अशोका, इनका शिलालेख है। ये सारे बातें मतलब डेटा के हिसाब से है। उसके बाद उसके नेक्स्ट जनरेशन है ब्राह्मी के थर्ड फेज है। एक है सबसे पहले ओल्ड ब्राह्मी जिसको बोलते हैं अशोकन ब्राह्मी। उसके बाद आता है कुषाण ब्राह्मी जो कि कनिष्क के समय में 1st सेंचुरी एडी से लेकर 1st सेंचुरी बीसी तक है। उसके बाद है गुप्ता ब्राह्मी, 2nd एडी से लेकर 4th एडी तक गुप्ता युग में आया था। उसके बाद खरोष्ठी आया, बाद में देवनागरी आया। देवनागरी में भी काफी सारे वेरिएंट आया, जैसे देवनागरी, नंदी नागरी, जैन नागरी, नागरी, बहुत सारे नागरी का वेरिएंट है। और ये छोड़ के जम्मू कश्मीर में एक लिपि डेवलप हो गया था, उस लिपि का नाम है शारदा स्क्रिप्ट। और नेपाल जो आज के नेपाल हिमालय है वो नेपाल हो गया। उस हिमालय में भी एक स्पेशली लिपि लिखा जाता था जिसको बोलते हैं नेवारी लिपि, नेवारी। उसमें भी हमारे पास काफी सारे मैन्युस्क्रिप्ट है नेवारी का। और गुरुमुखी पंजाब में है। और द्राविडियन जो लैंग्वेज है, 4 जो द्राविडियन स्क्रिप्ट है, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़, उनमें से तमिल में मोस्टली संस्कृत टेक्स्ट लिखा नहीं जा सकता, क्योंकि तमिल में वर्ग का जो वर्ण है क के बाद ङ है, ख ग घ नहीं है। क का ही 4 वेरिएंट है, क का ही 3 अलग अलग 4 वेरिएंट है, 3 वेरिएंट है, ख ग घ नहीं है। इसीलिए तमिल में मैन्युस्क्रिप्ट में आयुर्वेद के लिपि लिखा नहीं गया। इसलिए संस्कृत टेक्स्ट को लिखने के लिए वो तमिलनाडु के लोगों ने एक स्क्रिप्ट डेवलप किया जिनके नाम ग्रंथ स्क्रिप्ट, ग्रंथ। और ग्रंथ में बहुत सारे आयुर्वेद का मैन्युस्क्रिप्ट है हमारे पास भी। ये कुछ आपको जस्ट ग्लिम्स के लिए दिखा रहा हूँ, ये नागरी कैसे डेवलपमेंट होते हैं। नागरी आया, फिर नंदी नागरी आया 8th सेंचुरी में, फिर उसके बाद जैन नागरी, देवनागरी, अलग अलग नागरी के वेरिएंट है। 9 वेरिएंट तो मेजर है। तो ये देखिए ओल्ड कैसे इनिशियल स्क्रिप्ट डेवलप किया था, सारे ब्राह्मी से आया, लेकिन डिफरेंट कंडीशन में धीरे धीरे डेवलप होके आया अलग अलग लिपि। ओल्ड ये देवनागरी के कैसे डेवलप हुआ, ये ब्राह्मी है, ब्राह्मी का क है, फिर धीरे धीरे आगे करके डेवलप होके आया। ये एक करके ये बंगाली है, ये ओल्ड नागरी है, डिफरेंट तरीके से। ये फर्स्ट वाला जो दिख रहा है ये हमारे जो ब्राह्मी स्क्रिप्ट है उसके क है, ठीक है, इसमें स्क्रिप्ट में नहीं जाता। ये देखिए ओल्ड देवनागरी में अलग तरीका था लिखने के लिए।
ऐसे एक शिलालेख में मिलता है, ओल्ड देवनागरी में लिखा है। एक पाटन कुम्भेश्वर मंदिर का शिलालेख है जिसमें ओल्ड देवनागरी में लिखा है। नंदी नागरी है, ये नंदी नागरी है, एक जस्ट स्क्रिप्ट अलग है। ये नंदी नागरी का एक आयुर्वेदा मैनुस्क्रिप्ट है, उपाय योग प्रैक्टिकल मैनुस्क्रिप्ट है। ऐसे लिखा रहता है, इससे ही जो फॉर्मेबल बुक है उसको उसी फॉर्मेट में देवनागरी में टाइप करके बुक छाप निकालते हैं। ये डिफरेंट वेरिएशन कैसे कैसे हुआ उसके एक ग्लिम्स है। ये टोटल अल्टीमेट है जो पहले ये हुआ था। देखिए आप केवल 1 मिनट समय दीजिए। ये जो दिख रहा है ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट का अ है। उसके बाद कुछ 1 सेंचुरी के बाद ऐसे उसके डेवलपमेंट होके ऐसे हो गया, फिर कुछ सालों के बाद 200 साल 100 साल के बाद ऐसे हो गया, फिर ऐसे हो गया, फिर जाके ओल्ड देवनागरी कन्वर्ट हो गया। दूसरे वेरिएंट में जो हमारे अपने नागरी का वेरिएंट है वो ऐसे डेवलप होते आज के जो नागरी वाला स्क्रिप्ट है वो आ गया। ऐसे हर एक का कैसे डेवलपमेंट हुआ, कितना सेंचुरी में डेवलपमेंट हुआ, इसमें मैनुस्क्रिप्ट में कैसे लिखा है उससे हम पता लगाते हैं ये कितना पुरानी है मैनुस्क्रिप्ट। तो लैंग्वेज भी है मैनुस्क्रिप्ट में, इसमें मैं जान ही रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज में ग्रामर में बोलना पड़ेगा। उसके बाद मैनुस्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए छंद का नॉलेज भी चाहिए, किस धुन में लिखा है उसको भी आना चाहिए, नहीं तो उसमें करेक्शन करना डिफिकल्ट हो जाता है। हाँ, ये कुछ देखिए मैनुस्क्रिप्ट जो हमारे पास है, कैसे मैनुस्क्रिप्ट है। ये सारंगधर का मैनुस्क्रिप्ट है, ठीक है ना, ओल्ड मैनुस्क्रिप्ट 16th सेंचुरी वाला। ये भी वही सारंगधर का बुद्ध, उसके नाम है एक कमेंट्री है, बुद्ध कमेंट्री का नाम है बुद्ध, कुछ नाम भूल गया मैं, बुद्ध विनोद, सारंगधर के कमेंट्री है। और ये देखिए मैनुस्क्रिप्ट को कीड़े खा गया। हमारा दायित्व बनता है इसको कॉन्स्ट्रक्शन करना, रिकॉन्स्ट्रक्शन, या क्या हुआ होगा, क्या कट गया, यहाँ कट गया, इसको करेक्शन करना होता है। ठीक है, ये टोटल हो गया। अभी हम यहाँ क्या कर रहे हैं उसके थोड़ा बहुत 5-10 मिनट बोल के, अगर आपको क्वेश्चन कुछ है तो आप बताइए। ये हमारा डिपार्टमेंट शुरू हुआ 2014 में, यहाँ एस्टेब्लिशमेंट चालू हो गया था 2014 में। तो उसके बाद हम मिनिस्ट्री से बदल लिए थे। उसके बाद 2020 में हमको नोडल एजेंसी घोषित किया। फिर हमारे यहाँ म्यूजियम है, अंदर मैनुस्क्रिप्ट को रखते हैं। हाँ, ये म्यूजियम है, ये म्यूजियम के जिसके अंदर ये कबोर्ड में मैनुस्क्रिप्ट है। अभी मैं इसमें दिखाता हूँ इसके बाद कैसे इसके अंदर उस कबोर्ड के अंदर ये सेल्फ है, सेल्फ में मॉइस्चर टेम्परेचर मेंटेन है, उसके अंदर ये मैनुस्क्रिप्ट को फोल्ड करके रखा है। ये सेल्फ है, ये सेल्फ है। और ये जो कबोर्ड पहले दिखाया वो कबोर्ड है, ये कबोर्ड। तो इसमें हमारे पास 3500 है मैनुस्क्रिप्ट अभी। और यहाँ स्क्रिप्ट का ट्रेनिंग होता है, इसीलिए हमारे पास 6 स्क्रिप्ट का ट्रेनर है, मतलब हम लोग खुद ही डेवलप किया। तो हमारे पास टीचर है, स्टाफ है जो सिखाते हैं। ये ब्राह्मी स्क्रिप्ट से लेके ब्राह्मी, नेवारी, शारदा, ग्रंथ करके 6 स्क्रिप्ट है। ये टोटल हमारा टाइम मशीन है, कब हमने चालू किया था, कब एस्टेब्लिशमेंट यूनिट किया, कब हमने बुक्स एक्वायर किया, कब डिजिटलाइजेशन चालू किया, फिर मेजर इंस्ट्रूमेंट कब हमने खरीदा, फिर भारत में मैनुस्क्रिप्ट कहाँ है उसका मैपिंग कब चालू किया, फिर एमएससी कोर्स चालू करके किया कब, फिर नोडल एजेंसी घोषित हो गया 2020 में। हम टोटल क्या क्या कर रहे हैं टू प्रिपेयर ए नेशनल डेटाबेस ऑफ आयुर्वेदा मैनुस्क्रिप्टोलॉजी। हमने इस दिशा में आपको बताए थे जो 2 हमने पोर्टल बना लिया। एक पोर्टल है जो 2021 में ये हो गया, 2021 में लॉन्च हो गया था, मिनिस्ट्री साहब ने लॉन्च किया, जो iumss.com, जिसमें सारे आयुर्वेदा मैनुस्क्रिप्ट के अल्फाबेटिक ऑर्डर में जितना भी मैनुस्क्रिप्ट हमारे पास है हमने संग्रह किया 2-3 हजार, हर एक के 2 पेज है ओनली। और अगर उनको किसी को चाहिए हो तो रिसर्च के लिए वो फिर हम प्रोवाइड करते हैं, वो अलग रूल है। 2 पेज है और हम करीब 400 बुक है जो पूरे स्कैन किया वो भी उसमें लोडेड है, और बाकी ट्रेनिंग वगैरह देते हैं। ये क्या हमने किया अभी तक, कितना पेज डिजिटलाइज किया, कितना
44,000 पेजेस डिजिटलाइज कर दिया मैन्युस्क्रिप्ट के, जो उनको लोगों को वापस दे दिया, और 40,000 पेजेस है जो हमारे पास है। और कैटलॉगिंग अब आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी किया, फिर 400 ओल्ड बुक्स को हमने स्कैन करके डाल दिया, और उनके 65,000 पेज है। और हमने 30 के ऊपर प्राइवेट लाइब्रेरी के साथ कांटेक्ट करके उनमें कलेक्शन कर लिया, और 20 के ऊपर कांटेक्ट कर दिया वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग। और यहाँ अभी 10 बुक पब्लिश हो गया एनआई से, 3 तो 4 एनआई से पब्लिश हो गया, और अभी 3-4 हमारे पाइपलाइन में है। तो अभी यहाँ एक बुक डोनेशन, मैन्युस्क्रिप्ट डोनेशन कैंप चलता है, जिसमें सब अपना मैन्युस्क्रिप्ट और पुराने बुक्स तो डोनेट करने आते हैं, और उसके कुछ रूल्स हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन बना के रखे। और ये कैसे कैसे यहाँ स्कैनिंग चलता है, कैसे डिसाइफरिंग चलता है, जो मैंने बताया। ये डिसाइफरिंग का क्या प्रोसेस चलता है, पहले रीडिंग करते हैं, फिर कोलेट एंड कंपेयर करते हैं, फिर फाइनलाइज करते हैं। इसमें 6 लोग बैठते हैं, एक कंप्यूटर ऑपरेटर, एक जूनियर रिसर्चर बैठता है। वो कंप्यूटर ऑपरेटर केवल एक्सेस करता है डिजिटलाइज सोर्स को, हमारे जो स्कैन करके रखते हैं उसको। फिर जूनियर रिसर्चर टैली करता है ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट के साथ। स्क्रिप्ट एक्सपर्ट रहता है, वो एनालिसिस करते हैं स्क्रिप्ट को एंड डायलेक्ट को। फिर लैंग्वेज एक्सपर्ट ग्रामर को चेक करके प्रेजेंटेशन और मैन्युस्क्रिप्ट को देख करते हैं। कॉन्टेम्पोररी टेक्स्ट एडिटर वो ग्रामर, लैंग्वेज, एलाइड टेक्स्ट को देखते हैं, फाइनल करते हैं हम, तो जस्टिफाई करते हैं। तो सीनियर एडिटर, ये 6 लोग मिलके एडिटिंग प्रोसेस कर दे। ठीक है, तो ये हमारे नोडल एजेंसी का डिक्लेरेशन है, अभी ये ओपनिंग हो रहा था। और टोटल हम 5 दिशा में काम कर रहे हैं। एक तो कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं टू कंडक्ट सर्वे ऑफ आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्ट अक्रॉस द इंडिया। फिर गाइडलाइंस बना रहे हैं, गाइडलाइंस बना के मिनिस्ट्री के पोर्टल में दिए, वो अभी डेवलपमेंट होगा। और एक हमने पोर्टल बनाया, वो अभी ट्रायल चल रहा है पोर्टल में। जैसे CTRI पोर्टल है, ऐसे आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी रिसर्च रजिस्ट्री ऑफ इंडिया बोल के भारत में जहां पे भी आयुर्वेदा मैन्युस्क्रिप्टोलॉजी के ऊपर रिसर्च हो रहा है, वो एक ही पोर्टल में वहां रजिस्टर होके जाएगा। अभी उसको हम लोग रन करके ट्रायल चला रहे हैं, फिर बाद में इट विल बी कन्वर्टेड एंड रन बाय मिनिस्ट्री। मॉनिटरिंग रिसर्च मैन्युस्क्रिप्ट के दिशा में जो भी रिसर्च है मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो ये हमने क्या क्या डिजिटली बुक किया उसके बारे में डिटेल्स कुछ दिया। ये कुछ पेजेस हैं मैन्युस्क्रिप्ट के, और जो पब्लिश्ड बुक है ये। सर और कुछ क्वेश्चन है तो आप क्वेश्चन पूछिए सर। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपके द्वारा आज एक ऐसा विषय, मेरी आवाज आ रही है सर? यस सर। एक ऐसा विषय जो एक तरीके से हम सबके लिए अछूता था, जिस पर हम लोगों ने इतना चिंतन कभी इस रूप में नहीं किया था। सुना बहुत है कई बार मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में, पांडुलिपि के बारे में, और उस विषय के ऊपर आपने जो एक हमको आज एक पूरा एक विहंगम हमारे सामने एक उसका परिदृश्य जो रखा है, और जैसे आपने बताया कि करीब जो 1,43,000 के आसपास शायद आपने संख्या बताई थी, ये आज की डेट में उपलब्ध हैं, और ये कुल 1/4 भी नहीं है पूरे उपलब्ध उसकी जितनी भी पांडुलिपियां हैं। तो कितना बड़ा एक हमारे सामने चैलेंज है, चुनौती है कि उस जो अभी तक प्राप्त नहीं है उनको प्राप्त करना और उनको संरक्षित करना अपने आप में कितना महत्वपूर्ण और कितना बड़ा विषय है। और आयुर्वेद, आपने कई सारे एग्जांपल्स दिए हैं कि जैसे आपने कहा था वो बालों को में किसी प्रकार का तेल लगाने का किस प्रकार की प्रक्रिया हो, एक एक छोटी से छोटी चीज को उसमें जो आपने जो है जो इंगित किया है। तो मैं समझता हूँ अगर ये सारा ज्ञान अगर हम इस पे रिसर्च कर सकें, इसका सारा ये पहले तो ये सारी चीजें मिल जाएं और इसका जो काम करेंगे, तो आयुर्वेद का जो स्वरूप है वो कहीं किसी और ही पक्ष की ओर आयुर्वेद को लेकर के चला जाएगा, सर्वोत्कृष्टता की ओर लेकर के चला जाएगा। क्योंकि हम तो जो पढ़ रहे हैं वो तो हम जितना भी कितना साल तो हमको देखते हुए हो गए, कम से कम 30 साल से तो मैं भी आयुर्वेद से जुड़ा ही हूँ, 35 साल हो गए शायद जब पढ़ाई शुरू की थी। तो बस कुल मिलाकर के वो 5-6 ही ग्रंथ हैं अपने, काश्यप संहिता, सूत्र संहिता, चरक संहिता और अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, माधव निदान। मतलब बृहत्त्रय लघुत्रय के अतिरिक्त हमने कुछ देखा ही नहीं, हमने इस बारे में कुछ चर्चा ही नहीं की। तो ये इतने सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि आपने कहा कि जैसे उनके ऋषि 6 उनके शिष्य हुए भारद्वाज के, तो उन्होंने जो ज्ञान दिया है अपने आप में, तो
उनके सबके कितने, फिर उनके फर्दर कितने, जैसे अभी हम देख रहे हैं चरक संहिता पे आजकल हमारे स्टूडेंट्स या हमारे गुरुओं ने या हमारे साथियों ने कितनी किताबें लिख डाली हैं, तो उस समय भी निश्चित रूप से उसके ऊपर कितनी टीकाएं और कितना रिसर्च हुआ होगा, जो कालांतर में जैसा कि वो हमारे एक दुर्भाग्य रहा, जो परिस्थितियां रही देश की, जो चलता रहता है, ऐतिहासिक परिस्थितियों में चीजें होती हैं, संपन्न होती हैं, तो वो चीजें अगर हमको वापस मिल जाएंगी तो पता नहीं हम किस नए ही पक्ष की ओर पहुंच जाएंगे। तो आयुर्वेद निश्चित रूप से अगर ये सारा काम हो तो उन्नति, बहुत ज्यादा उन्नति करेगा। सर आपने बहुत एक जो है एक महत्वपूर्ण एक जो है विषय की ओर जो हमारा सबका ध्यान आकृष्ट किया है। इस विषय पर हमारे बीच में जो मौजूद हमारे विद्वान साथीगण हैं, अगर उनके मन में कोई जिज्ञासा हो, क्योंकि असित पांजा जी के पास इस विषय की भरपूर विशेषज्ञता है, क्योंकि उन्होंने पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ इस कार्य को कर रहे हैं, और इनका पूरा ये ऐसा है कि मैं शायद कुछ आयुर्वेद के क्षेत्र में ऐसा कुछ कर जाऊं जिससे लोगों को इस विज्ञान को समाज की भलाई के लिए, समाज की उपयोगिता में लाने के लिए हम कुछ कर सकें, ऐसा उनके मन में है, दृढ़ निश्चय है उनका। तो निश्चित रूप से अगर किसी के मन में भी कोई अगर शंका है तो वो प्रोफेसर पांजा जी से अपने प्रश्न को, अपनी जिज्ञासा को रख सकता है। हमारे बीच में बहुत लोग जुड़े हुए हैं, बहुत जो है देश भर से लोग जुड़े हुए हैं, जिनके भी जो मन में कोई चिंता हो या कोई जिज्ञासा हो वो जान सकता है, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। हमारे फैकल्टी तो है ही है, हमारे बीच में बहुत लोग जुड़े हुए हैं सर, पुणे से, आसाम से दिलीप गोस्वामी जी जुड़े हुए हैं हमारे बीच में, जुड़े हुए पुणे से, काफी लोग जुड़े हुए हैं, बहुत दूर से लोग, भोपाल और सब जगह से, NIU से तो ही हैं। तो कोई भी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो भी रख सकता है। हेलो हेलो, क्या कोई अपना मंतव्य रखना चाहता है तो उसका स्वागत है। हाँ सर, हाँ सर। जी जी, कौन बोल रहे हैं? अपना परिचय दें सर। हेलो हेलो, हाँ सर, गोस्वामी, दिलीप गोस्वामी जी। हाँ सर, जी सर, जी सर, आसाम से। जी जी जी, दिलीप गोस्वामी जी बहुत जो है आसाम क्षेत्र के जो है कई प्रकार से ऑनलाइन व्याख्यान कई तरह के करवाते हैं, विषय संबंधित है, उनके कई आर्टिकल छपते रहते हैं, बहुत ही मतलब जो है आयुर्वेद के एक तरीके से एक वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, लगातार लगे रहते हैं। आपका मंतव्य सर प्लीज। सर बहुत अच्छा स्पीच सुना हूँ, ये 1 घंटा मुझे बहुत अच्छा लगा। बाय चांस मुझे नोटिफिकेशन मिल गया कि ऐसा है, ज्वाइन किया और इतना अच्छा बात सुना कि मुझे बहुत आनंद मिला। मैं सर एक बात पूछना चाहता हूँ कि ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है, अभी तो बहुत पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, स्पेशली हमारा असम में इतना पुराना मैन्युस्क्रिप्ट है, स्पेशली रिलेटेड विथ ट्रीटमेंट, ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट्स, ये सबको कलेक्शन करने के लिए कुछ प्रदेश में प्रादेशिक कुछ ऐसा है क्या, नोडल ऑफिसर है क्या, प्रादेशिक नोडल ऑफिस है क्या? नहीं सर, मतलब आयुर्वेद के तो नोडल ऑफिसर वहाँ नहीं है, लेकिन अभी मतलब एक नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के है, वहाँ पे भी कंजर्वेशन प्रिजर्वेशन सेंटर है। और आयुर्वेद के अगर हो तो आप मैं एक मेल आईडी शेयर कर दूंगा, आप मुझे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर वहाँ कुछ हो तो वहाँ कितना मैन्युस्क्रिप्ट क्या है उसके अगर हमारे पास डेटा मिल जाए तो उनके लिए हम क्या कर सकते हैं उसके प्लानिंग करके, वहाँ डिजिटलाइज करके कुछ करके हम सारे कुछ हेल्प करने के लिए तैयार है। उसके लिए तो हमारे पूरा मिनिस्ट्री के सारे माने एफर्ट्स देने के लिए तैयार है हम। हाँ सर, हाँ सर। और बात वहाँ पे आप, हाँ सर, हम जितना जानते हैं सर, हमारा हाथ में अभी नहीं है, लेकिन हम सुने हैं कि बहुत सा ऐसा किताब है जो पुराने जमाने में यूज किए थे। आसाम में बहुत सारी जो सर, आसाम में बहुत सारी जो मतलब रिलीजियस पीठ हत्र है ना। हाँ सर, जिसको शायद आप लोकल लैंग्वेज में हत्र कुछ सत्र बोलते हैं ना। 17, हाँ सर, 17 बोलते हैं। 17 बोलते हैं। जो उसमें बहुत सारी मैंने 10-15 में विजिट किया था, लेकिन उसमें कुछ आयुर्वेद के मैन्युस्क्रिप्ट कम ही मिला, लेकिन फिर भी है। और ये छोड़ के अश्व चिकित्सा के बहुत है,
वहाँ सर। पशु चिकित्सा के बहुत मैनस्क्रिप्ट है, एलिफेंट चिकित्सा के भी मैनस्क्रिप्ट है ना? हाँ सर। हाँ सर मायोंग के बारे में कुछ जानते हैं आप लोग? कुछ पता है? मायोंग, असम में एक मायोंग बोल के जगह है। हेलो। हाँ सर, सुनाई दे रहा है। हाँ, आसाम में सर एक मायोंग बोल के जगह है सर, गुवाहाटी से आई थिंक इट विल बी 120-150 किलोमीटर होगा। उसमें वो लोग का बहुत किताब ऐसे हैं, हमको सुना गया है, लेकिन हम तो इसमें काम नहीं किए हैं सर, इसलिए हम बोल नहीं सकते। लेकिन सर बहुत किताब है शायद क्या मैनस्क्रिप्ट है? सर पब्लिश किताब है कि मैन्युस्क्रिप्ट मैनस्क्रिप्ट है? मैन्युस्क्रिप्ट सर। सर अगर हमारे पास डेटा आता है, कौन सा बुक के कुछ नाम वगैरह कुछ भी डेटा प्राइमरी होते हैं, तो हमको प्रोसेस करने में सुविधा होगा। मतलब इतना लाइब्रेरी का नाम क्या है, किनको हम लिखे, और वहाँ कितना मैनस्क्रिप्ट है, इतने भी डेटा, मिनिमम डेटा चाहिए ताकि हम कुछ कार्रवाई करें। फिर जस्टिफिकेशन होने के बाद अगर मान लीजिए वहाँ ज्यादा नंबर मैनस्क्रिप्ट ज्यादा है, तो वहाँ कुछ किया जा सकता है। ऐसे सर आपसे कैसे, अगर मेरा हाथ में कुछ आ जाए तो आपसे कैसे बात के ये करेंगे, कांटेक्ट करेंगे? तो सर से नंबर व नोडल एजेंसी का मेल आईडी शेयर कर देता हूँ। ये सभी श्रोता जो भी सुन रहे हैं उनके प्रति हमारा एक निवेदन है, विनम्र निवेदन है। जो हम कुछ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा के जो हमारा मैनस्क्रिप्ट डिपार्टमेंट है, उनके पूरा डिटेल्स हम शेयर कर देंगे। आपके मैनस्क्रिप्ट रिलेटेड कुछ भी, अगर कोई किसी के पास मैनस्क्रिप्ट है, वो डिजिटलाइज करना चाहते हैं, वह मैनस्क्रिप्ट के कोई ट्रेनिंग लेना है, कुछ करना है, तो फिजिबिलिटी के हिसाब से हम उनको प्रोवाइड कर देंगे सारे असिस्टेंट्स। और अगर कुछ हमको मिले तो नॉलेज के लिए व आयुर्वेद वांग्मय के लिए वो अच्छा होगा। तो मैं राकेश सर को सारे शेयर कर दूंगा। राकेश सर से आप ले लीजिए, वह मैं ये ड्रॉप बॉक्स में आप कहाँ बोलेंगे वहाँ डाल दूंगा डिटेल्स, ईमेल आईडी। ठीक है सर। आप iumss.com में भी NIA के देख सकते हैं, iumss.iumss@NIA.edu.in ऐसे करके है, मैं लिंक शेयर कर दूंगा। ओके सर, ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत इंफॉर्मेटिव सुना सर, बहुत अच्छा लगा सर। मैंने इसके बारे में तो हम कभी नहीं सोचते हैं, वो भी तो वही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू। और किसी का कोई विषय हो, वो कोई पूछना चाहता हो, जिज्ञासा तो रखें। किसी का मानस में और कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकता है, अन्यथा हम इसको जो है मीटिंग को, इस लेक्चर को समाप्ति की ओर चल रहा है। डॉक्टर हरीश जी उपस्थित हैं? हरीश सिंघल जी? हाँ सर, डॉक्टर हरीश सिंघल जी हैं उपस्थित? चलिए ठीक है। तो मुझे लगता है कोई और जो है प्रश्न उपलब्ध नहीं है। तो मैं अब अंतिम चरण में धन्यवाद ज्ञापन के स्तर पे आ रहा हूं, आभार प्रदर्शन के लिए। सर आज जो ये व्याख्यान हुआ है अपने आप में हमारे लिए एक बहुत ही एक नया जो है एक लेके आया जो हमारे परिदृश्य हमारे सामने लेके आया है। और मैं देख रहा हूं कि इसमें ये सिर्फ ये जिज्ञासा हमारी ही नहीं है, क्योंकि जो संख्या इसमें जुड़ी है और जिस स्तर से लोग जुड़े हैं, तो निश्चित रूप से लोगों के मन में इसके बारे में बहुत ही ज्यादा एक उत्सुकता है इसके विषय में जानने की। क्योंकि इन दिनों में भारत सरकार का भी और मैं समझता हूँ सभी जितने भी संस्थाएं हैं, चाहे वो आयुर्वेद से जुड़ी हो या संस्कृत, क्योंकि पांडुलिपियों की जब भी बात आएगी तो पांडुलिपियों से जुड़ा वही विज्ञान होगा जो पुरातन कालीन है, चाहे संस्कृत हो चाहे हमारा आयुर्वेद हो। ये जो ज्ञान है यही इन्हीं में ज्यादातर आपको पुरातन ज्ञान देखने को मिलेगा। तो इसीलिए इन लोगों में ज्यादा इसकी जो उत्सुकता देखने को मिलेगी। तो निश्चित रूप से देश भर से इसमें लोग जुड़े, जैसा कि मैंने अभी देखा ही था। एक तो हमारे बीच में एक बहुत ही जो निरंतर जो है ऐसी गतिविधियों में सन्नद्ध रहते हैं प्रोफेसर दिलीप गोस्वामी जी, उन्होंने काफी अपनी जिज्ञासाओं का भी जो है यहाँ रखा अपने सामने। तो मैं अंतिम कड़ी में
हाँ, हमारे बीच में उपलब्ध जिन्होंने इस कार्यक्रम में अपना समय दिया है, प्रोफेसर असित पांजा जी का बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आपसे मैंने जो है 2-3 बार चर्चा हुई इस बारे में, तो आपने कहा बहुत सहजता से जो है कहा कि आप समय तय कर लीजिए, हम इस बारे में अपना पूरा, मैं आपको पूरा विस्तृत जो है इस बारे में बताऊंगा, क्योंकि आप इस कार्य को लगातार 2015 से करते आ रहे हैं। 2008 में आपने प्रपोजल दिया था, शायद 15 से आप लगातार इस कार्यक्रम में सन्नद्ध है, और भारत सरकार के द्वारा भी आप इस बारे में जो है तो इससे आपने एक मतलब है जो हमारे बहुत ही काम आया है, हमारे लोगों के बहुत जो है ज्ञानवर्धक रहा है हमारे लिए। बहुत बहुत आभार सर, आपने इतना समय दिया है हमारे को। हमारे बीच में हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य शर्मा जी उपस्थित थे। मैं सबसे पहले हमारे माननीय कुलपति महोदय का आभार करना चाहूंगा, क्योंकि कुलपति महोदय हमें ऐसे कार्यक्रम करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, और ये जो विषय उन्होंने हमको दिया है म्युनिसिपल कॉलेज में व्याख्यान करने का, निश्चित आभार व्यक्त करते हैं कि हमें उन्होंने एक ऐसे एक नए विषय की और एक ऐसे महत्वपूर्ण जो हमारा जो परसेप्शन है उसकी और हमको जाने का एक अवसर प्रदान किया है। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ माननीय कुलपति महोदय का, साथ ही हमारे प्राचार्य महोदय प्रोफेसर महेंद्र शर्मा जी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत कि उन्होंने अपना समय प्रदान किया है। इसी के साथ हमारे बीच में मौजूद प्रोफेसर चंदन सिंह जी, हमारे महाविद्यालय से जोधपुर से प्रोफेसर नीलिमा जी, डॉक्टर देवेंद्र चाह जी, नागपुर से प्रोफेसर अलका चार्डे जी, डॉक्टर आयुषी भास्कर, डॉक्टर भानुप्रिया, डॉक्टर दिनेश राय जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, डॉक्टर आर्या, डॉक्टर पूजा पारी, प्रोफेसर प्रहलाद रघु जी कासगंज यूपी से निश्चित रूप से हमारे हर व्याख्यान जो भी आयोजित होता है CHRD द्वारा उसमें उपस्थित होते हैं। बहुत बहुत आभार प्रोफेसर प्रहलाद रघु जी, डॉक्टर राजन पूर्विया जी, डॉक्टर संदीप लहंगे जी, प्रोफेसर सरोज पाटिल जी जो वरिष्ठ प्रोफेसर हैं पूना से तेलंगाना महाविद्यालय से, वो भी हमें इस कार्यक्रम में उपस्थित रही और उनका भी हमें पूरा सहयोग प्राप्त होता है। हमारे विश्वविद्यालय से डॉक्टर शर्मा, डॉक्टर अनिता राज पुरोहित, प्रोफेसर दिलीप कुमार गोस्वामी जी आसाम से, डॉक्टर मनोज अत्तका जी, हमारे विश्वविद्यालय के डीन रिसर्च प्रोफेसर प्रकाश जी व्यास, हमारे नडियाड से हमारे बीच में मौजूद सीताराम जी मिठान काया और विपिन अरोड़ा जी देहरादून से, राजाराम जी अग्रवाल हमारे परीक्षा नियंत्रक आयुर्वेद विश्वविद्यालय के, डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी, डॉक्टर मनोज रघुवंशी जी, डॉक्टर मोनिका, डॉक्टर नरेंद्र राजपुरोहित जी, डॉक्टर प्रोफेसर निशा गुप्ता NIA से, डॉक्टर सुनीता डूडी भोपाल